नमस्कार, मैं धात से शुभम। धात की तरफ से एक महीना मनाया जा रहा है जो कि है आड़ू प्लम खुमानी का महीना, और ये 17 मई से लेके 15 जून 2025 तक मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत का पहला दिन था 17 मई को, तब इंटर कॉलेज बिडोली जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक स्कूल है, वहाँ पे बीज लाओ अभियान के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और उसके बाद 18 मई को धात स्मृति वन जो कि मालदेवता रोड देहरादून में स्थित है, वहाँ पर एक चर्चा का कार्यक्रम हुआ आड़ू प्लम खुमानी जैसे फलों के संबंध में, और वहाँ पे आड़ू प्लम खुमानी की बिक्री भी हुई। तो वहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी बात रखी इस फल के बारे में, तो आइए उनकी बात सुनते हैं। सभी को नमस्कार। और धात के आड़ू पुलम खुमानी के महीने में सबका स्वागत है। ये अभियान हमारा हरेला गांव के अंतर्गत आज से 3 साल पहले इसकी शुरुआत हुई, जब धात ने अपने सोच को और विचार को एक वृहद रूप देते हुए पहाड़ के जो गांव हैं और पहाड़ की जो उपज है उस पर काम करना शुरू किया। इसमें हमने फंची कार्यक्रम के तहत सबसे पहले पहाड़ की उपज को समर्थन देना शुरू किया। शहरों में उसको बढ़ावा मिले और लोग पहाड़ के उत्पाद को इस्तेमाल अपने घरों में करना शुरू करें। इसके बाद वहाँ से ये यात्रा आगे बढ़ी जब हमने सिट्रस फलों को समर्थन देने की एक मुहिम शुरू करी माल्टा के महीने अभियान से, जो 2 साल तक समर्थन पूर्वक चला सक्सेसफुली। और उसके तहत सबसे बड़ी हमारी सफलता ये थी कि हम सरकार तक ये बात को पहुंचा पाए कि माल्टे जैसा फल जो बिना किसी पेस्टिसाइड के ऑर्गेनिक तरीके से पूरे पहाड़ में होता है और बहुतायत में होता है, उसको सरकार सपोर्ट करे। लगभग हिमांशु ने एक मोटा मोटा परिप्रेक्ष्य रखा है कि हम ये महीना क्यों कर रहे हैं। हमारे बीच में जो हरेला गांव का जो विचार था, उसके जो कुछ साथी हैं उनमें से प्रमुख साथी विनय आनंद बड़ाई सर जो प्रिंसिपल रहे जर डिग्री कॉलेज के मौजूद है। और हरेला जो मूलतः खेती का कृषि का पर्व था, जिसको हमने देहरादून में 2010 में वृक्षारोपण के साथ शुरू किया था, क्योंकि शहरों में हम उसको नए तरह से लोगों के बीच में ले जाना चाह रहे थे। लेकिन असली सवाल हमेशा से उत्तराखंड में उसके गांव का रहा है। जो सबसे बड़ा सवाल उसके गांवों के खाली होने का, उसके खेतों के बंजर होने का और लगातार पलायन का है। मुझे लगता है उत्तराखंड में आज भी वो सवाल कायम है जो आज से 25 साल पहले जिसके चलते उसको उत्तराखंड का गठन हुआ और जिसके चलते उत्तराखंड के राज्य की मांग थी। तो एक समाज के तौर पे हमारे लिए चिंता का विषय है कि ये सवाल आज भी बना हुआ है। और आज भी हम बहुत कम ऐसे किसान देख पाते हैं पहाड़ों में जो अपने खेती और बागवानी के दम पर अपना सर्वाइवल, अपने परिवार का भरण पोषण और एक बेहतर जीवन जीने का रास्ता बना पाए। एक बड़ा प्रश्न था कि हम पहाड़ में उगाएं क्या। अब वो आपने सॉल्व कर ही दिया कि स्टोन फ्रूट्स हैं और एक पर्टिकुलर सीजन में माल्टा की बात होती है। तो यहाँ पे इश्यू आता है कि अगर मैं किसान हूँ और ये स्टोन फ्रूट्स उगा रहा हूँ, मैं उसको बेचूंगा कहाँ पे। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या मुझसे कोई खरीदने वाला है या फिर मैं मंडी में जाके बेचूंगा। अगर मुझसे कोई खरीदने वाला है, वो किस मूल्य पे मुझसे सामान लेगा और आगे जाके कितने में बेचेगा कि उसको प्रॉफिटेबिलिटी हो, ताकि उसको भी मोटिवेशन हो कि मैं किसानों के साथ जुड़ा रहा हूँ। इसमें उस व्यक्ति की या संस्था की कॉस्ट आएगी, सप्लाई चेन इत्यादि की। दूसरा, यदि मैं किसान हूँ और मैं स्वयं जाके मंडी में बेच रहा हूँ, क्या मेरे पास इतना साधन है, गाड़ी है, फ्यूल है कि मैं सारा मंडी तक पहुँच पाऊँ। ये सबसे बड़ा बात है। और इसमें एक और चीज़ होती है कि जब टूरिस्ट सीजन नहीं है तब उपज कौन खरीदेगा। क्या सरकार उतना मुझे रेट देगी या नहीं देगी। देखिए, ऐसा है कि मेरा तो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा और देहरादून में ही, मतलब उत्तराखंड में ही मैंने टीचिंग करा है। तो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एक पेपर होता है, उस पेपर को हम लोग बोलते हैं थीसिस, जो कि कंपलसरी, मतलब एक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर आने वाले छात्र को करना है। तो मैं क्या करता था कि वो पेपर अपने उत्तराखंड से रिलेटेड जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं
छोटी छोटी माइक्रो लेवल की, क्योंकि ऐसा मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल में बड़ा अंतर है। तो माइक्रो लेवल की प्रॉब्लम्स पे ही काम कराता रहा। तो करीब करीब मोर देन 100 थीसिस हम लोगों ने इन प्रॉब्लम्स पे करी। और इधर क्या था कि फॉर्चुनेटली कहिए तो मेरे को ICFRE ने फिर अपने यहाँ एज ए ये होते हैं ये लगा लीजिए कि उनके पास कोई था नहीं जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ा था, क्योंकि एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स वाज ए क्वाइट न्यू सब्जेक्ट इन इंडिया, इवन लोग जानते भी नहीं थे पहले। तो उन्होंने मेरे को इनवाइट करा, तो मैंने वहाँ पर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स का तो चाहे हम जाने ना जाने हर जगह रोल है। तो धात से तो मेरा परिचय बहुत पुराना था, पर मेरा इसलिए ज़्यादा ठीक नहीं बैठता था हिसाब किताब धात से, क्योंकि ये लोग गाने वगैरह कल्चरल प्रोग्राम्स करते थे, बस ऐसा ही था। तो मैंने फिर थोड़ा भाषा तो इनका एक जो 2010 में पब्लिकेशन आया था धाद नाम से, धाद ही नाम था, दैट वाज अ वंडरफुल पब्लिकेशन। तो मैंने फिर नवानी जी, ये लोग मेरे मतलब बहुत ही पुराने दोस्त हैं, तो मैंने इनको कहा यार आप लोग कुछ ये भी इस फील्ड में करो, क्योंकि जब तक इकोनॉमी अगर कहीं की अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज ये कि जब तक चीज बिकेगी नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। अब मान लो हम कह रहे हैं कि हमारा किसान क्यों नहीं करता, आप उसकी जरा स्टडी करके देखिए तो पता चलेगा वो जो उगा रहा, मतलब पहले ऐसा था, अभी थोड़ा चेंज आ रहा है। तो एक मतलब उसका मार्केट नहीं था। तो मार्केट पहली चीज होती है, मार्केट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। मार्केट होगा तो चीज आगे चलेगी। देखिए हम ये बात कर रहे हैं कि इन 3 फ्रूट्स की, तो इन 3 फ्रूट्स की बात में अभी तक जो है एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कि फ्रूट्स होते हैं, उस समय जो है ये आएंगे, पर्यटक आएंगे तो उनको हम बेच देंगे। तो ये एक बिजनेस मॉडल तो नहीं बना। आज भी क्या हो रहा है कि जो आदमी बना रहा है, जो फ्रूट उगा रहा है, तो वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं एक पन्नी लेते हैं, उसमें कुछ जामुन डालते हैं, कुछ हो जाए आपका खुमानी डालते हैं और वहां खड़े हो जाते हैं, 20 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 50 रुपए। तो इस तरह से करके अगर सेल करना है तो ये एक बिजनेस मॉडल नहीं है जो कि एक किसान को परमानेंट इनकम दे सके। कि 50 किलो यहाँ पे हो रहा है, 50 किलो वहाँ पे हो रहा है। तो आप आज देखिए, अगर हम तो परसों ही आए देवप्रयाग से इधर यात्रा रूट पे, तो जन आजकल नहीं होना चाहिए कि जगह जगह पे हर 10 कदम पे पहाड़ी दालें वगैरह बेची जा रही हैं। अब वो क्या है, इंडिविजुअली वो लोग कर रहे हैं, मतलब कहीं एक मॉल सा बन जाए। मैं बोल रहा हूँ एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो लोग वहां से उठ के यहाँ पे चले जाएगा, डायरेक्ट भी फार्मर से होगा, तो उसको फायदा होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता। अनलेस धाद जैसी संस्था, अब जैसे है धाद का मतलब ही है ना आवाज देना, वो नीचे गड़ो जम के धर्म धाद 6 लगाणो दह लगाण, ये होती है आवाज लगाना कि भाई देखिए हम ये कर रहे हैं। तो वो उनका जो कंसेप्ट है धाप का, तो उस तरीके से जहां तक आपने बोला फूड प्रोसेसिंग, उसका संरक्षण वगैरह, तो देखिए जब आप काम करेंगे और उसकी पहुंच जाएगी, फंची वगैरह जिस तरीके से कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो कितना सक्सेसफुल है मॉडल है, बट जब करते हैं हमारे यहाँ, जहां मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कपरोली गांव और जलों गांव, आप तो पता है चलो लुहुंदी वाक, अब वहां इतने आलू होते हैं कुछ पूछिए ही मत। वो आलू जब वहां से चलता है, तो आजकल वहां से हमारे यहाँ से देहरादून गाड़ी आती है, तो ट्रक वो बस की छतों पे लद के आता था। जब प्रोड्यूस होगी चीजें तो डेफिनेटली सरकार जागेगी। अब वहां पे कोल्ड स्टोरेज का उन्होंने प्रोविजन कर दिया है। ये धोबी घाट एक जगह है मेरे गांव के पास है ना, पता चला आपने? वहां पर इतना माल्टा आता है जिसकी कोई हद नहीं, और उसकी क्वालिटी भी बहुत ऊंची है, थोड़ा सा महंगा है वो। तो वो मैं कह रहा था कि अगर आप लोग चाहें तो वहां से भी आगे भविष्य में धोबी घाट का माल्टा लाइए, जरूर, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब बड़ा है, उसमें सड़ रहा है माल्टा, वही तो इसलिए मेरा मतलब है कि हमें उन लोकेशन पे पहुंचे ना जहाँ पर वो सड़ रहा है, वेस्ट जा रहा है नहीं। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं कर्नल रैंक से रिटायर हुआ हूँ। 2020 में मैं रिटायर हो गया, और उसके बाद क्या करूं, आप दिल्ली रहो, देहरादून रहो, कोरोना काल चल रहा था, सोचा था कि कभी अपने गांव जाऊंगा, रहूंगा वहां पे,
तो एक दिन दिल्ली में बैठ के ऐसे बियर पी रहा था और टीवी देख रहा था, तो मेरी छोटी लड़की, वो वकील है, उसने बोला कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो, गाँव जाओ, तुम बोलते थे गाँव जाओ। और आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गीत है, उसमें वो है ना, यूं दानी आँखों में ढड़मड़ पानी, है कि नहीं। और उसका लास्ट स्टेंजा है कि वकी भी निडल मा छुटदा प्राणो मन में रह गए आखिरी स्याणी। तो मैं जब नेगी जी से मिला तो मैंने कहा भैजी मैं पहाड़ इसीलिए गया कि आपका गाना सुनता था। तो उन्होंने बोला कि भुला तू तो चल गए लेकिन मैं देहरादून हो गई। और ये देखिए, ये हकीकत भी है, ये बात सत्य भी है। और हम पहाड़ की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन पहाड़ को हम सिर्फ किताबों में या दूर से देखना शुरू करते हैं। बहुत कम संस्थाएं ऐसी होती है धात जैसी, जो कि इसके लिए, चाहे वो पहाड़ से दूर है, लेकिन वो काम करते हैं। एक बार आप सबको पुनः नमस्कार। और धात की पहल पर आप सब लोग आज यहाँ पर आए हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक बहुत पहले से हम लोग सोच रहे थे कि हमें मैनेजमेंट गुरु मिले, तो आज हमें सब्रवाल जी के रूप में मैंने खुद भी घोषणा की है कि मैंने मैनेजमेंट पे इससे पहले बहुत काम किया है और उन्होंने अपनी फ्री सेवाएं देने के लिए भी अपना यहाँ पर अपने आप को खुद कहा है। तो हम, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ पर, आलम सिंह रावत जी आज कह रहे थे मैं 50 नाली गाँव कीवी का अपने यहाँ उत्पादन कर रहा हूँ। आप हमारे बहुत पुराने साथी हैं, पौड़ी से जब 92-93 में आंदोलन हुआ करता था उस समय के साथी आप कटेज जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग ने अब शुरुआत की है, पूरे महीने भर का ये कार्यक्रम है। आज इसका कल से हमने इसकी शुरुआत की है और अगले एक महीने बाद फिर यहाँ पर हम लोग फिर इकट्ठे होंगे। और इस बीच हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा भी स्टोन फुट के बारे में बताया जाएगा। उसके लिए विभिन्न गोष्ठियाँ हमारी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में होनी है। और उसके साथ साथ अन्य जगहों पर, गाँव में एक बिडोली स्कूल में था कल इसका कार्यक्रम, जो अभी तन्मय जी बता रहे थे कि हम गुठलियाँ उनसे खरीदेंगे, उनके एवज में उनको जो भी होगा अपने स्तर से धात की तरफ से जो दिया जा सकता है उनको देंगे। तो इस तरह के कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे और आप उसमें हमारा साथ दे रहे हैं। तो मैं एक बार पुनः आप सबका इस गोष्ठी में आप आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार।